National Hospital. He has the fellowship with Tata Institute of Oncology and Tata Memorial Center. Also, she is a state level trainer for UNICEF for MA project, which is Mother's Absolute Affection. So it would be rich to hear from you, Dr. Divya. So I hand it over to you for your presentation. Hello. Yes. I guess am I audible to everyone? Yes, your voice is clear. Okay. Hello. Good morning, students. Is it a two-way communication, or I just have to give my presentation? Also, complete with your presentation, and if then there are any queries, they will ask you in the later part. Okay, fine. Thanks. So let us proceed with the today's topic, which is diet and cancer. Students, I guess you all have heard about this disease, and since it is not a very uncommon disease, in today's scenario, कैंसर पेशेंट्स हम सब लोगों ने फेस करे हैं कहीं ना कहीं हमारी फैमिली में, कहीं ना कहीं हमारे जानकारों में. सो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन health issues, lifestyle issues, non-communicable disease रही है. So let us start with just a brief definition. What is cancer? Cancer is a genetic term for a larger group of disease characterized by growth of abnormal cells beyond their usual boundaries, which can metastasis or invade to other joining part. So the thing is, in basic simple bhasha mein, cancer is a metabolic disorder for the body, जहां पर आपकी जो सेल है वो म्यूटेट होकर के कैंसर सेल के फॉर्म में चेंज होकर के आपकी बॉडी में अनकंट्रोलेबली रेप्लिकेट होकर के मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाती है. हेल्दी सेल्स को खत्म करके अपने जैसे अपने टाइप के सेल्स बढ़ा करके आपके बॉडी को खत्म करती है. और इसमें ये भी क्षमता होती है कि आपके एडजॉइनिंग और अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है. द अदर कॉमन टर्म्स which are commonly used in medical language for cancer is malignancies and neoplasm. So एक कैंसर सेल के कैंसर सेल होने के लिए there are few characteristics या hallmark signs which make it a cancer cell. That is, it is not functional cell. आपकी सेल जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, और हर एक सेल का आपकी बॉडी में एक फंक्शन होता है. लेकिन जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं दे डोंट स्पेशलाइज टू अ स्पेसिफिक फंक्शनल सेल. वो किसी भी तरीके का फंक्शन नहीं करते. दे आर नॉन फंक्शनल सेल्स. सेकेंडली, वो ग्रो करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं लिमिटलेसली. नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. एक हेल्दी सेल जो होता है वो अपना एक टाइम कंप्लीट करके नेचुरली डाई कर जाता है, खत्म हो जाता है. नए सेल्स बनते जाते हैं और पुराने सेल्स अपना अपना काम करके खत्म हो जाते हैं. बट कैंसर सेल्स खत्म नहीं होते. दे अवॉइड द प्रोग्राम सेल डेथ. देन दे हैव द कैपेसिटी कि वो अपना खुद का ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलमार्क है कि दे हैव द कैपेसिटी कि वो एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह जा सकते हैं, दूसरे टिश्यूज को इन्वेड कर सकते हैं. जो विच इज स्पेसिफिक टर्म इज मेटास्टेसिस. वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच के दूसरे ऑर्गन बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करते हैं. सो दीज आर दी साइन सिम्टम्स जिनके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए, जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को अगर किसी भी तरीके का चेंज, ये ऑब्वियस चेंज हमारे को नजर आते हैं, देन वी शुड कंसल्ट सी अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल. दी वेरी इजी वे जहां पे हमने इसको जॉट डाउन करा है, कॉशन, दैट इज चेंज इन बॉल एंड ब्लैडर हैबिट. किसी भी तरीके के मोशन या यूरिन की हैबिट्स में चेंज होना, परेशानी आना, नॉर्मल से किसी भी तरीके का डिविएशन होना, किसी भी तरीके का घाव जो कि भर नहीं रहा हो, मुंह के छाले से लेके किसी भी तरीके की चोट जो कि भर नहीं रही हो, अ सोर दैट डज नॉट हील, यूजुअल ब्लीडिंग, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, किसी भी तरीके की अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज बॉडी में कहीं पर से भी, किसी भी तरीके की गांठ, थिकनिंग या ब्रेस्ट लम्प. ब्रेस्ट फॉर फीमेल्स, ब्रेस्ट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैंसर. देन किसी भी तरीके की आपको निगलने में, गटकने में तकलीफ होना, आपके
किसी भी वॉल बॉडी में कहीं भी कोई वॉट या मोल है, मस्सा है, उसमें किसी भी तरीके का चेंज आना, साइज में, शेप में, कलर में, आपकी वॉइस में भारीपन आना या होजीनेस आना, दीज आर दी चेंजेस जिनके बारे में अगर हमको कभी भी महसूस हो या किसी के भी हम चेंज महसूस करें, देन वी शुड आस्क पर्सन टू गेट एंड सी मीट अ डॉक्टर. वन मोर थिंग विच वी नीड टू टेक केयर, अगर किसी भी तरीके का अनयूजुअल वेट लॉस हो, सडन वेट लॉस हो, अनप्लान वेट लॉस हो, then also you need to see a doctor because this is the most common primary symptom for cancer. So to start with, कुछ facts हैं which I want to share with you all, that cancer almost body के किसी भी part को affect कर सकता है, skin से, eye से लेकर के bone to muscles, anything or any organ. The 5 most common cancer found in India in men, women is breast, cervix, oral cancer, lung and colorectal cancer. Cancer cardiovascular disease के बाद second most common cause of death है in India. Use of tobacco products are the single most preventable cause of death worldwide. In males, oral cancers are have the highest occurrence, and tobacco, smoking and non-smoking tobacco is the only known cause for the oral cancers. Breast cancer in females is the most common site. Then these are the data which I want to share. In 2018, total deaths due to cancer, men, women, as mentioned here. These are the most common site of occurrence of malignancy in men and women. Men top in lip and oral cavities, breast in females, then followed by lung, stomach, colateral, and esophagus for men's, then oral cavity, cervix, lungs, and gastric issues, gastric malignancies in females. Then these are few known risk, which we can avoid to avoid the incidence of cancers, which includes tobacco, that includes cigarette and smokeless tobacco, being overweight and obese, unhealthy diet with low intake of fruits and vegetables, low intake of fiber, lack of physical activity, that is being obese, use of alcohol, sexually transmitted infections, radiations, urban air population. Then let us proceed with nutritional support in patients. We have taken a brief glimpse of this disease. कैंसर क्या है, कैंसर के क्या हॉलमार्क्स हैं, कैंसर के स्टैटिस्टिक्स हम सब डिस्कस कर चुके हैं. अब हम थोड़ा सा डाइट के पास आए, बिकॉज वी बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, डाइट फॉर अ पेशेंट क्या है, क्यों है, किस लिए जरूरी है, एंड देन हाउ वी शुड प्लान अ डाइट फॉर अ पेशेंट. क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें हमें एक प्लानिंग में ध्यान रखना जरूरी है, वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. जब हम किसी पेशेंट, हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए न्यूट्रिशनल प्लानिंग करते हैं, तो देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच वी नीड टू टेक केयर. दैट इज डिजीज प्रोग्रेशन. डिजीज किस स्टेज पर है, डिजीज में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट कर रही है, पेशेंट के क्या प्रेजेंट सिम्टम्स हैं. देन ऑल्टर्ड फूड इनटेक, प्रेजेंट फूड इनटेक क्या है, व्हाट आइडियली शुड बी टेकन, व्हाट इज द गैप. देन प्रोग्रेसिव न्यूट्रिशनल डिटेरियोरेशन, दैट इज वेट लॉस. बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि वेट लॉस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम. जब पेशेंट एडमिट होते हैं, वेट लॉस 95 to 99% पेशेंट वेट लॉस करके एडमिट हो रहे हैं. तो व्हाट इज द गैप, हमारे पहले ही हम क्या लॉस कर चुके हैं, हमें कितना कवर करना है, पेशेंट का अभी इनटेक क्या है, दैट नीड टू बी असेस्ड एंड देन प्लान. सो दिस इज द फैक्टर्स व्हिच वी कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग अ डाइट फॉर अ पेशेंट. सो उससे पहले जब हम डाइट प्लान कर रहे हैं, हमें ये समझना जरूरी है व्हाट इज फूड फॉर अ पेशेंट और फूड फॉर अस. Can I interact with students? Yes.
हाँ क्या मैं स्टूडेंट्स से बात कर? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि फूड के लिए आप सबसे पहले जब हम फूड सुनते हैं तो क्या आता है हमारे दिमाग में? स्टूडेंट्स प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिस्पॉन्ड। हेलो? बच्चों, एनीवन, कोई भी बात कर सकता है, कोई जो भी आपके दिमाग में आता है। अपन यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, कोई पेपर नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा, बोरिंग नहीं होगा आप लोगों के मैम, लिए। a balanced diet बिल्कुल। or what should we eat? बिल्कुल। और In what amounts we should intake different nutrients in our diet. बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। स्टूडेंट्स कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कुछ में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सबसे बेसिक अपन तो फूड की बात करते हैं। व्हाट इज फूड? और सब सब बोल सकते हैं इस बारे में, Ma'am, कोई। which gives us energy. यस। Basic. बिल्कुल। दैट्स इट। और कोई नहीं बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अपन सबसे पहले फूड की बात करते हैं। व्हाट इज फूड? हम क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट है ना, तो हम लोगों को है ना हर चीज न्यूट्रिशन, कैलोरीज और इसी भाषा में समझ में आती है। जो हमें कैलोरीज दे रहा है, जो हमें एनर्जी दे रहा है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बट एक आम आदमी के लिए वो फूड को एसोसिएट करता है उसकी बेसिक फिजिकल नीड्स, जो कि हमने न्यूट्रिशन में पढ़ लिया कि कैलोरीज दे रहे हैं और ताकत दे रही है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। दूसरा, वो खाने को एसोसिएट करता है कंफर्ट से, नर्चर से। जो बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले एसोसिएट करता है अपनी मदर के साथ, क्योंकि फूड उसको वहां से मिल रहा है। तो वो सबसे पहली चीज जो फूड के साथ वो एसोसिएट करता है, दैट्स कंफर्ट। देन ट्रेडिशन एंड कल्चर। आपके खाने के साथ आपका ट्रेडिशन, आपका कल्चर, आपका खान पान, आपका रहन सहन सब जुड़ा हुआ होता है कि भाई इस ट्रेडिशन, यहाँ के एरिया के लोगों का खाना पीना ऐसा है, वहां के एरिया का खाना पीना ऐसा है। देन सोशलाइजेशन। हमारे यहाँ पे खाने के इर्द गिर्द रहता है सोशलाइजेशन। बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब इंसान की डेथ होती है तब तक हर फंक्शन में खाना पीना होता है। होता है। Yes, ma'am. और साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे मैंने कहा कि अपन कंफर्ट से एसोसिएट करते हैं, हम खाने पीने से के साथ सेफ्टी एंड कंफर्ट को एसोसिएट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, खाना मिलना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं तो हाउ इज द फूड, कैसे अरेंजमेंट रहेगा, ये चीज देखते हैं। सेटिस्फेक्शन को एसोसिएट करते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब हम पेशेंट के लिए डाइट प्लान करें तो हम जो हमारे दिमाग में एक प्लानिंग वाला पार्ट होता है कि हम पेशेंट की नीड्स कंप्लीट करें, उसकी नीड्स पूरी फुलफिल करें, उसको एडिक्वेट प्रोटीन पहुंचे, एडिक्वेट कैलोरीज पहुंचे, एडिक्वेट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहुंचे। उसके साथ जरूरी है कि हम ये वाले फैक्टर्स भी एसोसिएट करें, क्योंकि जो आपका पेशेंट है उसके लिए फूड शुड बी थिंग जो उसको होप, कंफर्ट और प्लेजर दे, ना कि गिल्ट, फियर या पेन का कारण बने। आपको समझ में नहीं आएगा, बट लेट मी गिव ब्रीफ इट विथ एग्जांपल। आपके पास जब कैंसर पेशेंट आते हैं तो उनको बहुत डाइट इश्यूज होते हैं। एपेटाइट लॉस, टेस्ट चेंज, swallowing इश्यूज, म्यूकोसाइटिस, मुंह में छाले, निगलने में दर्द। तो ऐसी स्थिति में अगर हम पेशेंट को एक, हम लोग बहुत सारे पेशेंट से डील करते हैं, एक डाइट चार्ट प्लान करके पकड़ा देते हैं, ये लो आप, ये आपको मैंने चार्ट दे दिया, आप इसको फॉलो करो। तो उसके लिए पॉसिबल शायद हो नहीं हो, क्योंकि वो ऑलरेडी नहीं खा पा रहा है, आपने एक चीज लिख के दे दी है, उसको उसको फॉलो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये भी अश्योर करना हमारी ड्यूटी है। तो इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया कि सारे फैक्टर्स, कि उसको खाने में हम ये देखें कि वो क्या खा रहा है, उसके कल्चरल प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसकी चॉइसेस क्या हैं, उसको डिफिकल्टी क्या है, उसको पसंद क्या है, उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम प्लान करें, काउंसलिंग करें, मोटिवेट करें, उसको समझाएं कि डाइट इज पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट, इट विल हेल्प यू टू कंटिन्यू योर ट्रीटमेंट
स्मूथली, और आपके ट्रीटमेंट की सक्सेस भी आपकी हेल्थ पर डिपेंड करती है। तो उसको आप जब तक समझाओगे नहीं, काउंसिल नहीं करोगे, उसकी पसंद नापसंद को अकोमोडेट नहीं करोगे, इट विल नॉट बी थिंग जो उसको प्लेजर दे, आराम दे। समझ रहे? Yes, ma'am. ओके, सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज न्यूट्रिशनल सपोर्ट। जब भी हम प्लान करते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन पहुंचे, एंड उसके साथ ही साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी हम इम्प्रूव करें। So these are few factors we keep in mind while planning a diet for a patient. There are clinical assessment, symptoms which patient come with, उनका nutritional assessment की patient की अभी स्थिति क्या है, कितना नॉर्मल आइडियल स्थिति से कितना डिविएटेड है, उसका साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, उसका प्रेजेंट फूड इनटेक, उसका जीआई फंक्शन में कहीं कोई इश्यूज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर सर्वाइवल क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी कोई स्पेसिफिक स्पेशल नीड्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वी विल प्लान फॉर अ डाइट। देन डाइट प्लानिंग, जब हमने ये सारे फैक्टर्स हमको दिमाग में रखने हैं, इसके बाद हम मोड ऑफ फीडिंग पर फोकस करेंगे कि हमारा पेशेंट का इनटेक कैसे दे रहे हैं हम उसे। अब आपके पास जो पेशेंट आते हैं, नॉर्मली आपने देखा है ओरली आप उनको डाइट प्लान करते हो। अभी तक मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोगों ने डाइट प्लानिंग करी है, उसमें आपने नॉर्मल, सेमी सॉलिड, हाई प्रोटीन, डायबिटिक ये डाइट्स प्लान करी है। इसके अलावा पाइप फीड्स भी प्लान करी है क्या? ट्यूब फीडिंग्स प्लान कर? No, ma'am. No, ma'am. नहीं, ओके, बट वेरी कॉमन पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स को ट्यूब फीडिंग्स बहुत कॉमन है। तो आपके पास रूट्स क्या होते हैं? ओरल, मुंह से आप जो उसको खाना दे रहे हैं, पाइप फीडिंग, जो ट्यूब फीडिंग्स जो अपन देते हैं, एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन। बहुत पेरेंटल न्यूट्रिशन इज नॉट वेरी कॉमन, बट ओरल एंड ट्यूब फीडिंग्स आर वेरी कॉमन इन कैंसर पेशेंट्स। मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपको सारे रूट्स में हम क्या क्या डाइट दे सकते हैं, क्या क्या चीजें हम ध्यान रखें, क्या क्या डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फाइन। So oral route is preferred method for administration of food. Tube feeding, enteral feeding is valuable treatment modality in management of both acute and chronic illness. The subnutritional support options should go like this. We should start oral feeding. सबसे पहले हम अगर oral पैसेज मुंह से पेशेंट खा सकता है और एडिक्वेट खा सकता है, तो हमें वहां से उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना है, ये प्लान करना है। अगर पेशेंट ओरली एडिक्वेट डाइट नहीं ले पा रहा, तो हम उसको ओरल सप्लीमेंट्स के साथ क्लब करेंगे। वील एड फ्यू न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, कमर्शियल सप्लीमेंट्स, जिससे कि जो गैप आ रहा है 20-30% का गैप आ रहा है, उसको हम सप्लीमेंट से कवर अप कर दें। अगर उसकी ओरल इंटेक ही पूरा नहीं है, वो एडिक्वेट ओरल सप्लीमेंट एंड ओरल फीडिंग के साथ इसको अपनी रिक्वायरमेंट कवर नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको एंट्रल न्यूट्रिशन के साथ कंबाइन करेंगे, फीडिंग्स, पाइप फीडिंग्स के साथ। पाइप फीडिंग्स में प्लानिंग थोड़ा सा डिफरेंट रहती है, बिकॉज वी आर गिविंग मोस्टली लिक्विड डाइट्स, होममेड ब्लेंडराइज्ड डाइट्स और कमर्शियल प्रिपरेशंस। अगर हम उतना एडिक्वेट वॉल्यूम नहीं दे पा रहे जिसमें कि हम बराबर कैलोरीज पूरी कर पाए, then we will switch on to parenteral nutrition, which may be combined with oral enteral nutrition. In any case, अगर हम adequate nutrition नहीं ही दे पा रहे हैं, तो we'll focus that patient should be adequately hydrated. As we have discussed, सबसे पहले oral route, then enteral nutrition, then parenteral nutrition. This is the choice. इस तरह से हम proceed करते हैं. Then mode of feeding. थोड़ा सा आप लोगों के लिए मोड ऑफ फीडिंग, टाइप ऑफ फीडिंग में कवर कर रही हूँ, बिकॉज आप जब किसी कैंसर पेशेंट के साथ आप वर्क करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें किसी भी आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी सेटअप में जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेंगी। ओरल डाइट में ऑप्शंस, नॉर्मल डाइट, पेशेंट खा पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल नॉर्मल हेल्दी डाइट आप प्लान कर सकते हैं। आपने ये केसेस करे होंगे, पेशेंट को अगर कोई दिक्कत है
डाइजेशन में, चूइंग में, swallowing में. We can switch on to the consistency of food from normal to soft semi-solid to liquid diets. ओरल रूट से किस किस तरह से क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या तरीके हो सकते हैं डाइट देने के. अगर एडिक्वेटली हम ओरल न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पा रहे तो फिर हम एंट्रल न्यूट्रिशन पे स्विच करेंगे. एंट्रल फीडिंग के ऑप्शंस ये हैं, यू कैन सी इन द चार्ट किस किस तरह क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. नेजोगैस्ट्रिक, फेरेंजियोस्टमी, ईसोफेजियोस्टमी, गैस्ट्रोस्टमी. बट जो कॉमनली आप पेशेंट्स में देखेंगे जो कि कॉमन प्रैक्टिस में यूज आ रहे हैं, दे आर नेजोगैस्ट्रिक, नेजोजिजनल एंड जिजनल फीड. देन कम्स पेरेंटल न्यूट्रिशन. इफ हम ओरल और एंट्रल रूट से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं पा रहे हैं तो ओरल न्यूट्रिशन, ओरल नॉर्मल डाइट. ओरल नॉर्मल डाइट क्या क्या फैक्टर्स ध्यान रखते हैं आप लोग, ये सब आप सब लोगों ने प्लान करा होगा मेरे हिसाब से. क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं? Ma'am, first of all, the condition of the patient. Ma'am, the condition of patient, his or her age. Yes. Ma'am, then we decide the amount of carbohydrates, proteins, fats, the percentage that we should include in their diet. बिल्कुल बिल्कुल. And according to it, we plan the diet. Yes, ma'am. बिल्कुल. ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो अपन लोग ध्यान रखते हैं. मेरे को पता है आप लोगों ने प्लानिंग करी होगी, आपने ओरल नॉर्मल हेल्दी डाइट प्लानिंग करी है. तो ये वाली जो पार्ट है मुझे लगता है आप लोगों के लिए ज्यादा इजी है समझना, बिकॉज आप लोग इस पे काम कर चुके हैं. आप नॉर्मल हेल्दी न्यूट्रिशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, पेशेंट की कंडीशन को असेस करोगे, उसकी नीड को असेस करोगे, फिर आप मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट कितना पहुंचना चाहिए ये चीज प्लान करोगे. आप कोशिश करोगे कि सारे फूड ग्रुप्स उसमें इंक्लूड करें. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम फूड हाइजीन पे बहुत ध्यान देने की स्पेसिफिकली कैंसर पेशेंट गाइड करते हैं. रीजन बीइंग कि बिकॉज ऑफ डिजीज, बिकॉज ऑफ मेडिकेशन, काउंट्स फ्लक्चुएट. कई काइंड ऑफ कैंसर्स में उनके ब्लड काउंट्स फ्लक्चुएट होते हैं. इन दैट केस उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. तो हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरीके का कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन आए जो कि उनके ट्रीटमेंट के दौरान उनको एक और एडिशनल प्रॉब्लम फेस करनी पड़े. इसके अलावा जो मैंने आपको पहले अपन ने फूड के साथ डिस्कस करें, उनकी प्रेफरेंसेस, उनके चॉइसेस, वो चीजें इंक्लूड करना, ध्यान देना बहुत जरूरी है. प्लानिंग के साथ पेशेंट के लिए कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है डाइट को. हम प्लान तो कर रहे हैं, आप लोग प्लान करते हो, बट पेशेंट से मिलना, उसकी चॉइसेस ध्यान में रखना, वो क्या खा पा रहा है, क्या नहीं खा पा रहा है, उसको क्या बनाना आता है, क्या नहीं बनाना आता है, ये चीजें ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है. आप अगर किसी रूरल पेशेंट से मिलोगे तो आप उसके लिए सैंडविचेस नहीं सजेस्ट करोगे, स्मूदी नहीं सजेस्ट करोगे, आप उसको लपटा सजेस्ट करोगे, हलवा सजेस्ट करोगे, राबड़ी सजेस्ट करोगे. आप उसको वो चीजें ऑप्शंस दोगे जो कि वो खाता आया है, जो उसको पसंद है और जो बना सकता है, और जिन चीजों के लिए उसके पास एक्सेस है. सेमी सॉलिड डाइट, हम सेमी सॉलिड डाइट्स में बेसिक सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड कर सकते हैं. सीरियल, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल. हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चेंज करनी है. आप चपाती भी मैश करके मीड के दे सकते हो, दलिया, खिचड़ी, चावल का को मैश करके घूल बना के, और जितने भी सीरियल्स आते हैं उनका दलिया या खिचड़ी बना के आप उनको उनकी डाइट में ऐड कर सकते हो. एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सीरियल, पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं. बट वी आर डूइंग इज जस्ट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ठोस टू नरम एंड नरम टू तरल. राइट. पल्सेस में आप दाल, कड़ी, खिचड़ी में ऐड करके, सीरियल्स के साथ ऐड करके आप पल्सेस एडिक्वेट अमाउंट में दे सकते हैं. मिल्क इन फॉर्म ऑफ मिल्क, बटर मिल्क, लस्सी, छाछ, शेक आराम से दे सकते हैं. सॉफ्ट फ्रूट्स विदाउट पील शेक के फॉर्म में, वेजिटेबल्स सूप्स के फॉर्म में, वेल कुक्ड प्यूरीड वेजिटेबल्स. देन लिक्विड डाइट, अगेन हम जितना ज्यादा चीज किसी भी फूड को डाइल्यूट करेंगे उसका वॉल्यूम असेस करना इज इक्वली इम्पोर्टेंट. कि अगर हम चीज को किसी भी फूड को पतला कर रहे हैं, उसको ठोस से नरम, नरम से तरल पे लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली द क्वांटिटी विल इंक्रीज. आप लिक्विड डाइट्स में भी सीरियल्स, मिल्क प्रोडक्ट, दालें, सब्जियां, फ्रूट सब कुछ दे सकते हैं, बट यू जस्ट नीड टू
बैलेंस इट दैट वे कि जो आप क्वांटिटी दे रहे हैं बेसिक फूड ग्रुप्स की वो इतनी पहुंचे कि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो। आप ब्लेंड राइस डाइट्स, किचन मेड डाइट्स में दलिया, मैश राइस, सूजी पॉरेज, उनको आप मिल्क बेस में, लिक्विड बेस में आप ब्लेंडर करके आराम से दे सकते हैं। देन मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क इज द इजीएस्ट वे, बेस है किसी भी अदर फूड ग्रुप को अकोमोडेट करने के लिए। आप सीरियल्स उसके साथ ब्लेंड करके यूज कर सकते हैं, आप एग को मिल्क के साथ ब्लेंड करके एग नॉग दे सकते हैं, आप वेजिटेबल्स एंड दालों को ब्लेंड करके दाल विद वेजिटेबल सूप बना के दे सकते हैं। बट आपको उसमें एट द एंड यू नीड टू असेस कि कितनी क्वांटिटी जानी चाहिए, कितना वॉल्यूम के अंदर, सो दैट उसकी पेशेंट की रिक्वायरमेंट सफाइज हो। ओरल फीडिंग प्लान करते वक्त हमको जो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो ध्यान रखना जरूरी है, दैट इज पेशेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। डेफिनेटली जो हमने कहा, हम एक साइक्लो स्टाइल डाइट चार्ट बना के नहीं रख सकते। हमने वो पन्ना फाड़ा 1800 कैलोरीज का, 1600 कैलोरीज का और पेशेंट को पकड़ाया। उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ध्यान रखना जरूरी है। एक पेशेंट जो कि 1800 कैलोरीज या 2000 कैलोरीज ले रहा है, ही माइट बी टेकिंग इट ओरली with normal food, normal spices. दूसरा patient might not be taking it with spices. हो सकता है कि उसको किसी स्पेसिफिक फूड ग्रुप से अवर्जन हो, नहीं टॉलरेट कर पा रहा हो। तो आपको पहले पेशेंट से उसकी प्रेजेंट इनटेक, प्रेजेंट डाइटरी डिफिकल्टीज मालूम करनी है, देन प्लानिंग करनी है। आपको एक, अगर आप स्टैंडर्डाइज डाइट चार्ट बना रहे हैं तो भी आपको हर पेशेंट के लिए उसको ऑल्टर करना पड़ेगा। इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, à la carte means you need to give option to the patient. आपके पास जब पेशेंट आते हैं सॉफ्ट डाइट पर होते हैं, आप मुझे बताओ आप क्या ऑप्शन सजेस्ट करते हो, आप क्या प्लानिंग में क्या 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 चीजें प्लान करते हो सॉफ्ट डाइट में? हेलो, सॉफ्ट डाइट में क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हो, मुझे 4 ऑप्शंस बताएं। हेलो, आजकल का आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, बाकी कुछ नहीं। सॉफ्ट डाइट में खिचड़ी, सबसे पहले तो खिचड़ी आता है, खिचड़ी दलिया, ये तो Ma'am, बोलो आप। juices, ma'am, fruits and juices vegetable and juices. क्या milk ऑप्शन products. बताओ Even we मेरे को, can. मेरे को एक आम आदमी के भाषा में Yes, बताओ आप ma'am. क्या क्या दोगे सॉफ्ट डाइट में? Fruits and vegetable juices. जूसेस लिक्विड डाइट हो गई सॉफ्ट डाइट। Ma'am, refined whole grain cereals. रिफाइंड होल Dals. कैसे? Ma'am, dals. दाल पका के। Yes, ma'am. अच्छा, Scrambled Ma'am, eggs. पतली दाल जैसे दाल का पानी या कुछ. अपन लिक्विड डाइट नहीं, अपन सॉफ्ट डाइट की बात कर रहे हैं। Yes, ma'am. Scrambled eggs. ठीक है। Cooked white rice. हेलो, कुक्ड White rice. हाँ, और बताएं। व्हाइट ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन व्हाइट ब्रेड आपका फिर टुवर्ड्स नॉर्मल डाइट आ गया। अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, दलिया, Oats, खिचड़ी, mashed सूजी का potatoes. उपमा, खीर, Oats. ओट्स, बाजरे का दलिया, Yes, ma'am. Mashed fruits and vegetables or anything वेजिटेबल, that is cooked. पर्ल्ड वेजिटेबल्स। नहीं, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा अपनी अप्रोच में, क्योंकि हमारे को यही काम करना है पेशेंट के लिए। जब पेशेंट आपके पास आता है, अटेंडेंट आता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ 2-4 ऑप्शन होते हैं सॉफ्ट डाइट पे, दलिया, खिचड़ी, लपटा। मैक्स गांव का पेशेंट है, लपटा हलवा। तो जब हम उसको, आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर पेशेंट सॉफ्ट डाइट पे है, उसको सुबह दलिया खिला रहे हो आप, शाम को दलिया खिला रहे हो, दिन में लपटा दे दिया, एक टाइम खिचड़ी दे दी, 10 दिन अगर आप ये खाना खिलाओगे तो वो आगे कैसे खाना खाएगा, वो कैसे कंटिन्यू करेगा? इतनी मोनोटोनस डाइट पेशेंट कैसे लेगा? नहीं,
Yes, जब ma'am. पेशेंट के अटेंडेंट आपके पास आते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको कैलोरीज, आप उसको ये बताओ कि सीरियल्स आपको इतनी देनी है, आप उसको क्वांटिटी बता दोगे, सीरियल का एक्शन बता दोगे 6 से 7 चपाती, लेकिन सॉफ्ट डाइट में आप चपाती का इक्विवेलेंट पोर्शन बताओगे और साथ में उसको ऑप्शंस भी दोगे। आप उसको स्मूदीज बता सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि आप फल काटो, फल को अच्छे से पल्प करके ऊपर से दही वगैरह कर्ड के साथ उसको बीट करके आप उसको दे सकते हो। आप खीर दे सकते हो। आप अगर रूरल पेशेंट हैं तो आप राबड़ी वगैरह बना के दे सकते हो। आपके पास जब तक आप उनको नहीं बताओगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि वो क्या क्या दे सकते हैं। तो आपको अपनी अप्रोच थोड़ी सी क्रिएटिव रखनी पड़ेगी। आपको अला कार्टे मील्स, आपको उनको ऑप्शंस देने पड़ेंगे कि यू कैन गिव, पेशेंट को दिक्कत नहीं है, आप उसको सारे फूड ग्रुप्स दे सकते हो, आपको सॉफ्ट फॉर्म में देना है, इतना कहने से हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, हमको उसको ऑप्शंस देना जरूरी है। देन अपीलिंग प्रेजेंटेशन यूजुअली नहीं हो पाता है, लेकिन हमें ये समझाना जरूरी है कि जब आपके पास खाना आता है तो सबसे पहले आप उसको देखते हो, आप उसको देख करके महसूस करते हो कि खाने की इच्छा कर रही है नहीं कर रही है, एंड देन आप उसे खाते हो। तो जब तक आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, जो आप कुक कर रहे हो उसको आप तरीके से नहीं दोगे, आप दलिया दे रहे हो, दलिए के अंदर आपने थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल दी, थोड़ा उसको कलरफुल बना दिया, थोड़ा सा ऊपर से बटर डाल दिया, आपने उसमें पेशेंट को उसकी चॉइसेस के साथ मीठा दलिया दे रहे हैं, आप उसके अंदर थोड़ा सा केसर इलायची ऐड कर दीजिए। दैट विल इम्प्रूव द टेस्ट, कलर एंड लुक ऑफ द फूड विच यू आर गिविंग। बेसिक आप खाना वही दे रहे हो, बस आप उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना रहे हो कि पेशेंट को देख के इच्छा करे कि मैं इसको खाऊं। पर्सनलाइज पोर्शंस, पेशेंट जब आपके पास आता है ही माइट नॉट हैव अ फुल एपेटाइट। कई बार पेशेंट्स आते हैं जो कि आते हैं हमारे पास और कंप्लेन करते हैं कि मुझे भूख लगती है लेकिन मेरे सामने जैसे ही थाली आती है मेरी भूख मर जाती है। द प्रॉब्लम विद देम इज कि जब आप थाली लेके आते हो, उनको एपेटाइट तो है, भूख लग रही है, लेकिन वो इतना बड़ा पोर्शन नहीं खा पाते। तो आप इतना बड़ा अगर एक थाली लेके आ रहे हो जिसमें 4 चपातियां हैं, सब्जी है, दाल है, राइस है, इतना पोर्शन वो नहीं खा पा रहा है, तो सबसे पहले उसको लगता है कि मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगा और ये सब वेस्ट हो जाएगा। वहां पर उसके लिए एक मेंटल प्रेशर या ट्रॉमा होता है, फैमिली मतलब मेंटल प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से कि आपको इतना खाना खाना है क्योंकि आप थाली लगा के लाए। वो चीज पेशेंट के लिए कई बार थोड़ा मुश्किल होती है हैंडल करना। पेशेंट की एपेटाइट समझते हुए उसका चॉइसेस समझते हुए उस पोर्शन करें। आप चाहें तो पोर्शन कम करें, नंबर ऑफ मील्स बढ़ा दें। आपको पता है कि पेशेंट की एपेटाइट कम है, वो कम खा रहा है लेकिन उसको भूख लग रही है, आप उसको पोर्शन दीजिए जो कि वो एडिक्वेटली ले पाए। नंबर ऑफ मील्स बढ़ा दीजिए कि आप 2 जगह की जगह उसे 4 बार दे रहे हैं, 5 बार दे रहे हैं, बीच में स्नैक्स ऐड कर रहे हैं, सो दैट उसका ओवरऑल दिन भर का इंटेक एडिक्वेट हो। देन एग्रेबल टाइम टेबल, जहाँ पे पेशेंट को आपको पता है कि इसका कौन सा दिन का पार्ट कंफर्टेबल होता है, जहां उसको तकलीफ कम हो रही है, जहां वो अच्छे से खा पा रहा है, हम कोशिश ही करें कि हम उस पार्ट को यूटिलाइज ज्यादा से ज्यादा करें। वहां पे हम पेशेंट की डाइट का मेजर पोर्शन रखें, जहां हमें पता है कि उसको तकलीफ है, वो नहीं ले पा रहा है एडिक्वेट डाइट्स, वहां पर हम उसको लाइट स्मॉल स्नैक्स से प्लान करें। देन फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड स्टाफ पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डाइट प्लानिंग करते हैं, इट इज जस्ट नॉट फॉर पेशेंट, आपको उसकी फैमिली को काउंसिल करना जरूरी है, बिकॉज यू आर विद पेशेंट फॉर से 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो आपने उनको प्लान करा है, आपने समझाया है, आपने उनको काउंसलिंग करी है, बट उसके बाद पेशेंट को घर जाने के बाद हॉस्पिटल में या तो स्टाफ मैनेज कर रहा है या घर जाकर के उसके फैमिली मेंबर्स उसका ध्यान रख रहे हैं। तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो ये जानना कि पेशेंट को क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है। देन एंटरल न्यूट्रिशन। एंटरल न्यूट्रिशन किस कंडीशन में रिकमेंडेड है? ये यूजुअल प्रॉब्लम्स हैं जो कैंसर पेशेंट में हम फेस करते हैं, जिन केसेस में या जिन कंडीशन में हम एंटरल न्यूट्रिशन प्लान करते हैं, जहां पे पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत है निगलने में, सीवियर डिस्पेशिया, भूख में बहुत ज्यादा गिरावट होना, एनोरेक्सिया, सांस में दिक्कत होना, फिस्टुला बन जाना, हेड एंड नेक कैंसर जहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या पेशेंट को किसी तरीके का उस एरिया को, ओरल कैविटीज को यूज नहीं कर पा रहा है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्वॉल्वमेंट है, या जीआई सर्जरीज हैं, या इंटेंसिव केयर पेशेंट्स में, या उन पेशेंट्स में जिनका इंटेक बहुत कम है,
मे बी बिकॉज ऑफ सम फिजिकल हेल्थ इश्यूज या साइकोलॉजिकल इश्यूज, या उन पेशेंट्स में जिनमें हम पेरेंटल न्यूट्रिशन से उनको ट्रांजिट करके एंट्रल टू नॉर्मल डाइट्स पे लाने की कोशिश कर रहे हैं. Then enteral nutrition should be adjusted depending on the delivery method, volume and duration of delivery. That means कि हम कौन से रास्ते से उसकी डाइट प्लान कर रहे हैं. हम उसको नेजोगैस्ट्रिक फीड दे रहे हैं, नेजोजिजनल दे रहे हैं, जिजनल फीड दे रहे हैं, बिकॉज उस पर डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को बोलस मेथड से फीड देंगे कि कंटिन्यूस मेथड से देंगे कि इंटरमिटेंट मेथड से फीड देंगे. दूसरा, हमें वॉल्यूम कितना देना है, हम उस वॉल्यूम में कितनी कैलोरीज एंड प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, वो हमें डिसाइड करना है. क्योंकि हम जब प्लान करते हैं हमें पता है कि अगर हम एक फुल फीड दे रहे हैं, 2.5-3 लीटर वॉल्यूम दे रहे हैं, तो इसमें हम पेशेंट को आराम से 2200 कैलोरीज दे सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास वॉल्यूम कम है तो हमें कैलोरी डेंस फीड्स पर जाना पड़ेगा. फिर पेशेंट की टॉलरेबिलिटी कितना है, दैट ऑल्सो वी नीड टू असेस. ड्यूरेशन ऑफ डिलीवरी, हम कितनी देर के लिए फीड्स दे रहे हैं. हम नॉक्टर्नल फीड्स नहीं दे रहे, रात को हम फीड्स नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास कितना टाइम है जिसमें हमें अपनी फीड कंप्लीट करनी है. आपकी जो फीड दे रहे हैं आप एंट्रल फीड्स, वो चेंज होती हैं पेशेंट की डिजीज प्रोग्रेशन या उसके अदर सिम्टम्स जो कि अपेयर हो रहे हैं, कि पेशेंट को फीड टॉलरेबिलिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना दे पाएंगे, पेशेंट कितना कैलोरी डेंस फीड टॉलरेट कर पा रहा है. Enteral feed. Enteral feed, through pipe feeds we can always give blenderized kitchen feeds, and nowadays commercial prepared feeds are very common. This we need to assess that we have to put patient on kitchen feeds or commercial feeds or combination of both. दोनों feeds के अपने pros and cons हैं. Kitchen feeds ज्यादा feasible, ज्यादा accessible, ज्यादा economical हैं. Commercial feed are easy to give, but they are definitely putting burden, commercial financial burden on a patient and attendant. अगर हमें पता है कि वॉल्यूम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, डाइजेस्टिबिलिटी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, अगर एक हेड एंड नेक कैंसर का पेशेंट है जिसकी ओरल कैविटी की सर्जरी हुई है जहाँ पे हम एडिक्वेट वॉल्यूम दे सकते हैं, फूड में भी हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वी कैन कंफर्टेबली कंप्लीट हिज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बाय blenderized and kitchen feeds, we can go forward with that thing. अगर हमें पता है कि हम पेशेंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ किचन फीड से पूरी नहीं कर पा रहे, बिकॉज किचन फीड्स में डेफिनेटली वॉल्यूम ज्यादा जा रहा है. सेकेंडली उसकी डाइल्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि हम दाल पानी बना रहे हैं उसमें एग्जैक्टली कितनी दाल अटेंडेंट डाल रहा है. तो बट कमर्शियल फीड्स आर स्टैंडर्डाइज फीड्स. आप जो वॉल्यूम दे रहे हैं उसमें जो उसमें मेंशन करा हुआ है इतनी क्वांटिटी में इतना कैलोरीज जाएगा, वो जाएगा, एंड दैट इज इजी टू मेक. आपने उसको घोला एंड फटाफट दे दिया. बट अगर पेशेंट बहुत लंबे समय पर आपकी पाइप फीड्स पे रहने वाला है तो ओनली कमर्शियल फीड्स may not be feasible for every person because it add on to cost. Then usual problem जो हम फेस करते हैं ट्यूब फीडिंग इज टू मेंटेन वॉल्यूम. आप पेशेंट को जब डाइट प्लान करके दें तो आप इन चीजों का आरटी फीड्स पर जब भी आप उनकी प्लानिंग करें तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होती हैं. फर्स्ट थिंग इज टू मेंटेन वॉल्यूम. अटेंडेंट को ये पता होना जरूरी है कि हमें दिन भर में कितनी मात्रा खुराक की देनी है, उसको कैसे मैनेज करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. देन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी. इन दैट केस आपने जो पेशेंट को बताया है कि इस फीड के अंदर इतना फूड का पोर्शन होना चाहिए, उतना उसको देना है, ये असेस करना, ये अश्योर करना आपकी ड्यूटी है. आप एक कटोरी दाल का 1 गिलास दाल पानी भी बना सकते हैं, आप उसी 1 कटोरी दाल का 1 लीटर दाल पानी भी बना सकते हैं. आप जितना पतला करोगे क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बट देन आपको उसको ये समझाना जरूरी है कि पाइप से इतना थिक जा सकता है, तो आपको इस फीड के अंदर इतनी क्वांटिटी ऑफ फूड डालना है. आप सप्लीमेंट भी अगर उसको दे रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट की भी पोर्शन साइज बताना जरूरी है. यूजुअली पेशेंट अगर कमर्शियल फीड्स पर होते हैं तो भी उसमें डाइल्यूशन होता है, बिकॉज कमर्शियल फीड्स होती हैं उनकी यूजुअली 50 ग्राम 70 ग्राम्स तक एक फीड का क्वांटिटी होता है. आप 50 ग्राम्स पाउडर एक 200 ml
पानी या दूध में दे रहे हैं, बट सिंस इट एड ऑन टू कॉस्ट, यूजुअली अटेंडेंट्स उनको कम क्वांटिटी देते हैं। तो अगर आप कम क्वांटिटी दे रहे हो, कमर्शियल फीड दे रहे हो, तो भी आप ओवर डाइल्यूटेड फीड दे रहे हो, दैट इज आप उसको अंडर नरिश रख रहे हो। देन रिप्लेसमेंट ऑफ प्लान फीड विथ लो कैलोरी फीड्स। आपको ये पेशेंट को समझाना जरूरी है कि जो आपको डाइट प्लान दिया गया है, इसके अंदर जो फीड्स प्लान करी गई हैं वो उस मुताबिक है कि आपको इतना न्यूट्रिशन मिले। अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस फीड की न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए। आप पहले डिस्कस करें, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो आप डिस्कस करें हमसे, और आप ये फीड किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं वो एक डाइटिशियन ही सजेस्ट कर सकता है, बिकॉज हमें इस चीज को असिस्ट करना जरूरी है कि जो रिप्लेसमेंट फीड मांग रहे हैं वो आपकी कौन सी फीड के इक्विवेलेंट है। दी एग्जाम्पल, जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं तो यूजुअली नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, दूध के अलावा ये बहुत कॉमन फीड्स होती हैं जो प्रेफर्ड फीड्स होती है कि नारियल पानी दे देते हैं पेशेंट को, छाछ दे देते हैं, अच्छी रहती है। बट जब आपको पता है कि इससे इतनी कैलोरीज नहीं पहुंच पा रही जो आप एक ब्लेंडराइज्ड फीड के लिए प्लान कर रहे हैं, आपने एक ब्लेंडराइज्ड एडेड विद कमर्शियल सप्लीमेंट आपने फीड प्लान करी है, उतनी कैलोरीज नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि लो कैलोरीज फीड्स हैं, आप इसको रिप्लेस ना करें जो मैंने प्लान करा है उससे। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इतना मार्जिन देती हूँ कि आपकी ये 2 फीड्स मैं आपको आपकी चॉइसेस की दे रही हूँ, रेस्ट फीड आपको वही रखनी है जो प्लान्ड है। देन बहुत ज्यादा देर तक फीड्स को रखना, दैट इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज ज्यादा देर रखने से फीड थिकन अप हो जाती है जिनको आपको अगेन डाइल्यूट करना पड़ता है, दैट विल कॉज अननेसेसरी डाइल्यूशन। देन क्लॉगिंग एंड रिंसिंग ऑफ फीड पाइप्स, दैट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, क्योंकि जब आप फीड देते हैं तो अगर थिकनिंग है, लंप है, या आपने फीड देकर उसको क्लीन नहीं करा है तो जो फूड पार्टिकल है वो उस पाइप में ही रहेगा एंड इवेंचुअली वो वहां पर रह करके आपके पाइप का ल्यूमेन नैरो करेगा, उसको क्लॉग करेगा, एंड फर्दर आपको आगे की फीड्स देने में इश्यूज होंगे। एंड देन अगेन मेंटेनिंग हाइजीन इश्यूज। Parental nutrition is not very common, but then we have to plan in patient. We are bypassing the usual process of eating and digestion. The person receiving nutritional formula that contains nutrition such as glucose, salt, amino acid, lipid, and added with nutrients, micronutrients. It can be total parental nutrition or maybe partial parental nutrition added with other mode of feedings. Sorry, excuse me. These are the indications. These are the common complications which we face. Infection rate is high, blood clots might happen, fatty liver, liver failure might be a complication with this. Then we are not satisfying the hunger of the patient. Gut atrophy might happen अगर हम long term parental nutrition पे patient को रख रहे हैं तो. Then this is mostly about diet, cancer, diet planning in cancer patient. अब हम एक नॉर्मल हेल्दी प्रिवेंटिव पार्ट पर अगर आए तो आई वुड सजेस्ट आप सब लोग जो न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस हैं ACS की उसको एक बार गो थ्रू करें कैंसर प्रिवेंशन में. दे विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया जहाँ पे यू नीड टू focus on your lifestyle, all aspect, diet, weight, physical activity. You need to be aim for a healthy weight throughout your life. Be physically active every day, at least 30 to 45 minutes. Include plenty of vegetables, fruits, high fiber diet, mostly vegetarian diet. These are the healthy lifestyle do's. Adapt healthy lifestyle, have at least 7 to 8 hours sleeps. Make sure that you include all the food groups in diet. Avoid obesity. Be active. Be physically active at least for 30 to 45 minutes a day. Include ample of fresh vegetable, fruits. Be aware of warning signs, symptoms which we have discussed, caution signs. Avoid safe sexual practices. Limit the exposure to known environmental carcinogens. Go for healthy checkups and cancer screening. After 30 years, 35 years, please consult your doctor and get regular screening through
doctors, use of tobacco or smoking, non-smoking tobacco should be totally banned. This is the takeaway message for you people. Prevention is always better than cure. These are the points we should include in our daily, day-to-day life. Manage healthy dietary habits, maintain healthy weight, regular workout and physical activity, quit smoking and alcohol as you abuse, manage stress and adequate sleep, keep yourself hydrated, and this should be a mantra जो हमें आगे और हमेशा के लिए follow करना है. That's it. So students, Dr. Jibnu, for your presentation. Students को अगर कोई queries हैं तो आप मैम से पूछ सकते हैं, और मैंने आज ही उनसे बात भी की है. In case any of them are interested for the training at your hospital, so they will soon let us know. So we will accordingly inform you if few of them are ready to come. जी आई वुड डेफिनेटली से कि आप लोग आए और हाँ जी queries जो कुछ पूछना चाहते हो आप? स्टूडेंट्स, आप लोगों की क्वेरीज डेफिनेटली होनी चाहिए बिकॉज जो मैंने कवर करा है इस टॉपिक में वो बहुत छोटा पोर्शन है. आप लोगों ने जैसा कि हमने शुरू करा था ये सेशन वहां यहाँ से शुरू करा था कि हम सब लोगों ने अपने आसपास में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट देखा होगा. तो आप लोगों ने डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम्स देखी होंगी. आपको अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आपको लगता है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप उनकी हेल्प कर सकते हो या यहाँ पे आप यूजफुल हो अपने पेशेंट के लिए और आप उसको समझना चाहें, जानना चाहें, यू कैन शेयर. एंड सेकेंडली आप लोग अगर चाहें तो आप एक बार हॉस्पिटल आके पेशेंट विजिट करें. आप अगर चाहें तो फीडिंग्स किस तरह से दी जाती हैं, किस किस टाइप की फीडिंग्स कॉमन हैं और कैसे उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, ये हम डेफिनेटली एक छोटा सा आप लोगों के लिए विजिट प्लान कर सकते हैं. क्योंकि पेरेंटल न्यूट्रिशन अपने आप में अब एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से सब फील्ड हो गया है. एंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाएंगे. नो क्वेरी, ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों में. Ma'am, I have a question. Is cancer genetic? Yes, in many genetics is a risk factor for cancer patient. आपकी हेरिडिटरी में है तो डेफिनेटली आप यू आर एट रिस्क, बट विद योर हेल्दी लाइफस्टाइल, with healthy practices you can avoid or push it on to the later ages. Anyone else? Anyone else? One thing I also wanted to know, the palliative care में चला जाता है पेशेंट, जिसको आप एक वो स्टेज कहते हैं कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, उस वक्त डाइट का क्या रोल होता है पेशेंट को कंफर्ट, बेसिकली मेरे ख्याल से पेन को रिलैक्स करने के लिए, या किस तरह? बिल्कुल बिल्कुल मैम. एक्चुअली अपन ट्रीटमेंट पार्ट थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगी. कैंसर ट्रीटमेंट के बहुत सारी मॉड्यूलिटीज हैं. सर्जरीज, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, आयोडीन थेरेपी, पैलेटिव केयर इज अ पार्ट ऑफ देम. आप ये समझिए कि जब आपकी सारी ट्रीटमेंट, क्योरेटिव ट्रीटमेंट जब हम देते हैं पेशेंट को और वो या तो सक्सेसफुल होती हैं या सक्सेसफुल नहीं होती हैं. इनके सक्सेसफुल होती हैं, वी आर हैप्पी, वी आर क्योरिंग, हमने एक पेशेंट को ठीक करा और उसको घर भेजा. कई केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट को हम ठीक नहीं कर पाते, कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती. तो इन दैट केसेस जब हमें पता है कि अब पेशेंट का ट्रीटमेंट क्योरेबल रेंज से बाहर जा चुका है, तो वी स्विच ऑन टू दी पैलेटिव केयर. पैलेटिव केयर इज द एंड केयर, जहां पर हम पेशेंट को क्योर नहीं कर रहे, हम उसकी केयर कर रहे हैं, हम उसकी सफरिंग्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें पेन मैनेजमेंट डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज एंड स्टेजेस में पेन बहुत कॉमन है. पेन इज प्रॉब्लम जो कि यूजुअली इनिशियल कैंसर में नहीं, एंड स्टेज कैंसर में
होती है और पेन बहुत अनबेरेबल होता है। तो आप अगर देखेंगे तो पेन एंड पैलेटिव केयर इज द टर्म। बट पेन के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि पेशेंट फेस करके आता है एट द एंड स्टेज। सीवियर डिस्फेजिया, सीवियरली एनरोक्सिक पेशेंट, कई तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन। तो उन सब चीजों को जो कि पेशेंट की कंडीशन को और वर्स कर रहा है, उसमें हम उसको जितना आराम दे सकते हैं विदाउट ट्रीटिंग, बट उसको आराम देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए जो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दैट कम्स अंडर पैलेटिव केयर। यहाँ पे हम ये अश्योर कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमारा पेशेंट जाएगा, लेकिन उसको तकलीफ कम से कम हो, उसको पीड़ा कम से कम हो, दैट वी अश्योर। उसके साइन एंड सिम्टम्स को रिलीफ देने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम ट्रीटमेंट पार्ट पे कर रहे हैं। सेम गोज विद दी डाइट पार्ट। डाइट में जैसे मैंने कहा कि हम लोग जब अपने प्लानिंग के फैक्टर्स देखे थे, उसमें हमने ये चीज देखा था कि पेशेंट का सर्वाइवल कितना लंबा है, लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग मीडियम शॉर्ट। अगर हमें पता है कि पेशेंट का सर्वाइवल बहुत लंबा नहीं है, तो हमें उसकी एक्टिव न्यूट्रिशनल नीड के साथ साथ ये भी देखना है कि वो क्या ले पा रहा है, व्हाट इज कंफर्टिंग है। कई बार हमारे पास पैलेटिव केयर के पेशेंट आते हैं जिनका इंटेक बहुत कम है, च्यू नहीं कर पा रहे हैं, लिक्विड डाइट पर हैं, बट स्टिल उनकी इच्छा होती है कि बहुत समय हो गया मैंने कचौरी नहीं खाई मैम। मैंने आई फेस अ पेशेंट जिसके अटेंडेंट बहुत ज्यादा केयरिंग थे और ओवर केयरिंग थे, तो वो उनके लिए बहुत एक्टिव न्यूट्रिशन की, ज्यादा से ज्यादा एडिक्वेट न्यूट्रिशन पहुंचे, सब पहुंचे। बट जब मैं पेशेंट से मिली तो उसका एक ही रिक्वेस्ट थी कि मैम इतने दिन से मैं ये ले रही हूँ, दिस फूड इज नॉट पैलेटेबल, आई वांट टू हैव अ पोर्शन ऑफ कचौरी। तो उस केस में हमने पेशेंट को ये सजेस्ट करा, आपको जो लेना है आप लीजिए, जिस भी फॉर्म में आप लेना चाहते हैं लीजिए, आप कचौरी को मैश कर लीजिए, आप उसको आराम से धीरे धीरे करके जितना आप पोर्शन लेना चाहें ले लीजिए, बट आप अपना जो डाइट है वो बराबर रखिए, और साथ में आपको जो पसंद है आप ये चीज इंक्लूड कर सकते हैं। दैट डे उस पेशेंट ने लिया, बहुत ज्यादा नहीं, हार्डली पोर्शन ऑफ इट, बट देन नेक्स्ट डे उसकी तरफ से था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इतने समय बाद वो एक छोटा सा पोर्शन खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फील वेरी सेटिस्फाइड। So that is not contributing nutritionally to his diet, but psychologically satisfying him. So प्लानिंग में हमें एक्टिव न्यूट्रिशन ध्यान रखना है, उसकी प्रेजेंट प्रॉब्लम और ज्यादा नहीं बढ़े इस चीज का हमें ध्यान रखना है, लेकिन उसको कंफर्ट करे इस चीज का भी हमें एडिक्वेटली ध्यान रखना है, बिकॉज हम क्योर नहीं, यहाँ पे केयर का भी ध्यान इक्वली रखना है। डाइट के फैक्टर्स ऐसे हैं जो पेन का रिलीफ देने में हेल्प करते हैं। जी, डाइट में क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो पेन में रिलीफ देने के लिए अपन यूज कर सकते हैं या प्लान करते हैं स्पेसिफिकली कि ये कंफर्टिंग होंगे, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करेंगे, इस तरीके? डिपेंडिंग ऑन दी साइट। जैसे कई बार होता है पेशेंट्स जो आते हैं जो सीवियर ओरल म्यूकोसाइटिस करके आ रहे हैं, swallowing डिफिकल्टी करके आ रहे हैं, तो उसमें हमें ऐसे फूड प्लान करना है जहां पर दैट इज इजी टू च्यू, इजी टू स्वॉलो, पेन का एरिया क्या है और पेन का कारण क्या है, ये दो चीजें हमें एसेस करनी है, उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। Anybody else wants to know something? No? Questions तो हमेशा पूछने चाहिए बेटा, हर उसमें, because that will only help you increase your knowledge. So I think we don't have any more queries for today, and I thank you for such an informative session. I think we'll start thinking about this aspect of nutrition and have a better understanding of clinical aspects. So thank you so much for taking out your time and enlightening us about nutrition and cancer. So I thank you on behalf of all our students and hope to see you soon again. Pleasure is all mine. Okay. Thank you so much. So I'll end the meeting now, girls. If anybody has a query, you may ask later. Otherwise, we will I think that's it.